हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की जो अन्य शक्ति है, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, यानी बाकी जो राष्ट्रपति की शक्ति है उन पर हमने लास्ट क्लास तक चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। इमरजेंसी पावर क्या है? तो दोस्तों, ये नाम से ही पता चल रहा है कि आपातकालीन शक्तियां हैं। इसका मतलब इन शक्तियों का प्रयोग शांतिकालीन अवस्था या सामान्य अवस्था परिस्थिति के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसी संकटकालीन या विषम परिस्थितियों में इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन शक्तियों के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 जिसके अंदर किसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल का हम पर क्या असर पड़ने वाला है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगने से जो राष्ट्रपति है उसके पास कौन से पावर आ जाते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की क्या संभावना रहती है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए तीन मुख्य परिस्थितियां हैं। तीन परिस्थितियां हैं जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ता है, यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सी ये तीन परिस्थितियां हैं? तो सबसे पहला आता है कि जब बाह्य आक्रमण होता है। कौन सी परिस्थिति? बाह्य आक्रमण की परिस्थिति होती है। जब कोई देश भारत पर आक्रमण करेगा तो उस समय राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो पहली स्थिति कौन सी है कि जब बाह्य आक्रमण होता है उस स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी कौन सी है कि जब भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने के कारण भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत किसी देश पर आक्रमण करता है, हालांकि दोस्तों इस प्रकार की शब्दावली का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, केवल इतना लिखा गया है कि किसी भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरी परिस्थिति कौन सी होती है? जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस स्थिति में भी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये तीन मुख्य परिस्थितियां हैं। इनके होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने की परिस्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है दोस्तों कि अगर जनता या जनता का कोई भाग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो उस प्रकार के विद्रोह को हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। अब यहां पर दो बातें ध्यान में रखना है। पहली तो ये
कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए ये तीनों परिस्थितियों का एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति बनती है तो उस आधार पर भी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। यानी तीनों परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ये तीनों परिस्थितियां अपने वास्तविक रूप में नहीं होती हैं तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वास्तविक रूप का मतलब यहां ये है कि अगर इन परिस्थितियों की संभावना भी हो जाती है तो केवल संभावना के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक पहली बात तो कौन सी थी कि तीनों परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी नहीं है, कोई एक परिस्थिति के आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा, तीनों परिस्थितियां अगर अपने वास्तविक रूप में नहीं है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी केवल इन परिस्थितियों की संभावना पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है। तो दोस्तों आर्टिकल 352 जब राष्ट्रपति लगाता है, यानी राष्ट्रपति जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, क्या करता है, घोषणा करता है, उस दिन से एक माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है उस दिन से एक माह के भीतर संसद की अनुमति लेनी होती है। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, यानी संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक जारी रह सकता है, एक माह तक जारी रह सकता है। इसके बाद हमें संसद की अनुमति लेनी होगी। अगर मान लो संसद ने अनुमति दे दी तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 माह के लिए जारी रह सकता है। संसद अनुमति दे देती है तो अगले 6 माह तक जारी रह सकता है और इस प्रकार 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, यानी अनंत काल तक लगाया जा सकता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों कि राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करता है उससे एक माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी, वरना वो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक माह के भीतर अगर संसद ने अनुमति दे दी तो वो राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 माह के लिए जारी रह सकता है और उस 6 माह से अधिक रखना है जारी तो फिर दोबारा से संसद से 6 माह अनुमति लेनी होगी, फिर अगले 6 माह के लिए जारी रह सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 माह से अगर हम संसद से अनुमति लेते हैं तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन ये आता है कि मान लो 6 माह के एक बार संसद ने अनुमति दे दी तो वो 6 माह के लिए जारी रहता है। इसी समय मान लो लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में हमारे पास क्या है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा भंग है तो किससे अनुमति लेनी होगी? राज्यसभा से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर लोकसभा का वापिस गठन हो जाता है तो वापिस गठन होने के बाद 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी अनुमति लेनी होती है। यह है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करता है उस दिन से एक माह तक यह जारी रह सकता है। एक माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी, संसद अनुमति दे देती है तो वो अगले 6 माह के लिए जारी रहता है और इस प्रकार हम 6 माह करके इसको अनंत समय तक जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा उस समय भंग है तो अनुमति राज्यसभा से लेनी होगी और
लोकसभा जैसे ही वापस गठित होगी तो 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा से भी क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। दोस्तों जब राष्ट्रपति ये आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति से लगाता है। किसकी स्वीकृति से? मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति से। मूल संविधान में हालांकि इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। 44वें संविधान संशोधन में यह बात जोड़ी गई थी कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा तो उससे पहले मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति लेगा। मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के आधार पर ही आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। तो ये तो थी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहती है। दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित करना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति एक आदेश से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा और दूसरे तीसरे चौथे आदेश से ये जो मौलिक अधिकार होगा इनको निलंबित करेगा। मौलिक अधिकार, एक बात ये भी ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों को केवल सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय हमारी मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहती है वो देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 358 की। आर्टिकल 358 की, आर्टिकल 358 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। हालांकि जो आर्टिकल 358 है इसमें प्रारंभ के अंदर यह प्रावधान था कि जैसे ही आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन बाद में इसमें यह प्रावधान कर दिया और वर्तमान में इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा अगर बाह्य आक्रमण या भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने के आधार पर अगर लगता है तो। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग रहा है तो आर्टिकल 19 भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान है आर्टिकल 358 के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। दोस्तों आर्टिकल 359 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 359 में? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 358 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर बाह्य आक्रमण या भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने के आधार पर लग रहा है तो आर्टिकल 19 है वो निलंबित होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग रहा है राष्ट्रीय आपातकाल तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस प्रकार की स्थिति रहती है हमारे मौलिक अधिकारों की। अब बात करते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लगता है या भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में देखना,
कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1976 के अंदर, इससे पहले यानी 1976 से पहले क्या होता था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था तो वो भारत, संपूर्ण भारत पर लगाया जाता था, न कि भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। क्या प्रावधान कर दिया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, पूरे भारत में लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि 1976 से पहले यह प्रावधान किया हुआ था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वो पूरे भारत में एक साथ लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब तक ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। अब तक ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो दोस्तों अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। कब लगाए गए हैं? सन 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और उस राष्ट्रीय आपातकाल का कारण क्या था? चीनी आक्रमण, यानी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीनी आक्रमण कांड था, और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था सन 1962 में, और उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था सन 1971 में, और उस राष्ट्रीय आपातकाल का कारण क्या था? पाकिस्तान के द्वारा किया गया आक्रमण। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1971 में। कारण क्या था? पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? सन 1975 में लगाया गया था। कारण क्या था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस प्रकार से 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार 1962 में लगा था, कारण था चीनी आक्रमण, और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा था, कारण था पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण, और राष्ट्रपति वी गिरी थे। लास्ट बार लगा था 1975 में, कारण था आंतरिक अशांति, और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। दोस्तों ये जो 1975 में लगा था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जबकि पहले मैंने आपको 3 परिस्थितियां बताई थी कि इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और वहां पर मैंने सशस्त्र विद्रोह शब्द बताया था। दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। यानी वर्तमान में उन 3 परिस्थितियों में हम किसको गिनेंगे? सशस्त्र विद्रोह शब्द को गिनेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह शब्द जोड़ दिया गया है, और आंतरिक अशांति शब्द जो है वो हटा दिया गया है। यानी 1978 से पहले जो
तीन परिस्थितियां थी, उनमें एक क्या शामिल थी, आंतरिक अशांति थी। 1978 के बाद ये तीसरी जो परिस्थिति है वो सशस्त्र विद्रोह है, इसके आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए। अब दोस्तों 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध हुआ था, तो फिर उस समय राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया? हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि जब बाह्य आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया? तो देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि 1962 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था जब चीन ने आक्रमण किया था, और ये आपातकाल चला था सन 1968 तक, यानी 62 से 68 तक। और भारत पाक युद्ध कब हो रहा है? सन 1965 के अंदर। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? सन 1965 में। तो जो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कब तक चला था? 1968 तक चला था। तो जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, इसलिए 1965 के भारत पाक युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1971 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो फिर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया था? जब 1971 में लगाया गया था, और ये 1971 में लगाया था, ये 1977 तक चला था, तो ये 1975 में जो आंतरिक अशांति पर के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ये फिर क्यों लगाया गया था? तो दोस्तों पहला कारण तो इसका ये है कि जो 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया था, बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया था। जबकि 1975 के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। दूसरा कारण इसमें क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर्टिकल 358 है, इसमें पहले प्रावधान क्या था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 निलंबित होगा। जबकि अभी क्या प्रावधान किया गया है इसके अंदर कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये दो कारण थे जिसके कारण हमें 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, यानी आपातकाल के दौरान दूसरा आपातकाल लगाना पड़ा था, क्योंकि पहले से 1971 से 77 तक आपातकाल चल रहा था और इसी बीच 1975 में दूसरा आपातकाल लगाना पड़ा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या था कि 1962 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो 1968 तक चला था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पहले से राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1977 तक चला था। फिर भी हमने 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। कारण ये था कि ये बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। दूसरा कारण ये था कि आर्टिकल 358 में पहले तो ये प्रावधान था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 निलंबित होगा, जबकि बाद में ये प्रावधान कर दिया था कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके बाद बात आती है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो दिया
लेकिन इसको समाप्त कैसे किया जाए, कोई समाप्त करने का इसका तरीका होगा। तो देखते हैं समाप्त कैसे होता है ये। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन कौन से हैं? पहला, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। कौन सा तरीका है? राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके समाप्त कर सकता है। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके बाद 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर 1 माह के अंदर संसद ने अनुमति नहीं दी तो वो स्वतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये बात बताई थी। तो दूसरा तरीका ये है कि 1 माह के अंदर संसद द्वारा स्वीकृति न मिलने पर ये स्वतः समाप्त हो जाता है। घोषणा के 1 माह के भीतर संसद द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण स्वीकृति न मिलने पर यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या इस राष्ट्रीय आपातकाल को पहल करके भी समाप्त किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा पहल करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा पहल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग अगर लिखित रूप में एक प्रस्ताव लाते हैं और उस पर संसद के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। इस अगर लोकसभा के 1/10 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कोई एक प्रस्ताव बनाया कि हम राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर 2 चीजें आती हैं। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो ये प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। अब मान लो लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ये प्रस्ताव फिर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है और जिस दिन प्रस्ताव रखा जाता है उसके 14 दिन बाद लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा की बैठक, और उस बैठक में अगर लोकसभा ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, यानी लोकसभा ने इस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया तो उस दिन से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये 3 मुख्य कारण है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के। कौन कौन से हैं? पहला कारण तो ये कि राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। दूसरा कारण कौन सा था कि राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, उसके 1 महीने के अंदर अगर संसद ने स्वीकृति नहीं दी तो वो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा, लोकसभा के द्वारा पहल करके भी
इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हस्ताक्षर युक्त अगर कोई प्रस्ताव बनाती है और वो प्रस्ताव या तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखती है, अगर सत्र चल रहा है तो, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्ताव जिस दिन रखा जाएगा उसके 14 दिन बाद लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के अंदर अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उस दिन से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन सी परिस्थितियों में लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रही थी? इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाता है? क्या ये पूरे भारत में लगता है या भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है? इन पर हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 इसमें क्या प्रावधान किया गया? दोस्तों, आर्टिकल 250 में यह प्रावधान किया गया है कि जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। क्या प्रावधान किया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। यानी जिस वक्त देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, आर्टिकल 352 लगा होता है, उस समय ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा? संसद का होगा। राज्य सूची के जो विषय है उस पर सामान्यतः राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाती है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनमें सबसे पहले हमने आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा है। अब आपातकालीन शक्तियों के तहत दो शक्ति और बच जाती है, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जिन पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।